स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। ओडिशा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नवा दास पर जानलेवा हमला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओडिशा से सुरक्षा में तैनात एएसआई पर गोली मारने का आरोप। बड़ी खबर सामने आ रही है ओडिशा से। ओडिशा स्वास्थ्य मंत्री की हालत गंभीर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बड़ी खबर आपको बता रहे ओडिशा से, जहां स्वास्थ्य मंत्री नावा दास पर जानलेवा हमला हुआ है। गोली मार दी गई है, गोली मारी गई है। बड़ी खबर सामने आ रही है, ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री पर जानलेवा हमला। सुरक्षा में तैनात एएसआई पर गोली मारने का आरोप। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी सामने आई हैं। ओडिशा स्वास्थ्य मंत्री की हालत गंभीर, अस्पताल में कराया गया भर्ती। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से गंभीर हालत में नजर आ रहे हैं, उन्हें अस्पताल ले जाते हुए दिखाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री नवा दास पर जानलेवा हमला हुआ। एक कार्यक्रम के दौरान यह हमला किया गया है। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ चुके हैं। पंकज, स्वास्थ्य मंत्री पर हमला, वो भी इतनी बड़ी सुरक्षा के बीच, ये चूक, क्या कुछ जानकारी है? जी शिखा, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि नावा दास पे हमला उस समय हुआ जब वो ब्रजराज नगर के गांधी चौक पे एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जा रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी सुरक्षा में जो तैनात गार्ड थे, उन्हीं में से एक एएसआई ने उनको गोली मारी। फिलहाल गोली लगने के बाद नावा दास वहीं गिर गए और उनको तुरंत वहां पे लोगों ने गाड़ी में बैठाया और लेके अस्पताल निकले। फिलहाल अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। और बात हो रही है कि अगर जो रेफर किया जाए तो फिर एयरलिफ्ट करके उनको दूसरे जगह बड़े हॉस्पिटल में ले जाया जाए। और इस पूरे मामले में जो एएसआई जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने और मामले की जांच कर रही है। जी, क्या वजह बताई जा रही है? और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ अनजान लोगों ने ये हमला किया है और एक तरफ एएसआई गोपाल दास पर भी ये हमले की बात कही जा रही है कि उनके द्वारा हमला किया गया है। तो क्या कुछ अभी तक अपडेट मिला है पंकज? जी शिखा, बिल्कुल जो अभी तक जो निकल के सामने आ रही है बात, उसके अनुसार वो जब कार से अपने निकल रहे थे, लोग फूल माला उनको पहना रहे थे, उसी समय जो है कि ये घटना हुई है। उसमें हालांकि जो अभी तक जो इनपुट मिल पा रहा है उसके अनुसार एएसआई ने गोली मारी है। हालांकि कई और संदिग्ध लोग हैं जिन पे पुलिस की नजर है और एएसआई को चूंकि हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ चल रही है कि गोली उसने मारी है या किसी और ने मारी है। फिलहाल पुलिस अभी कुछ बताने से मना कर रही है, जांच अपने प्रगति पर है। और बाकी जो वहां पे लोग उपस्थित थे उनसे भी पुलिस एक एक करके पूछताछ कर रही है। और इस समय जो स्थिति है स्वास्थ्य मंत्री की नावा दास की, वो कहीं ना कहीं खतरे के अंदर है। डॉक्टरों की एक स्पेशल टीम लगाई गई है ताकि उनको किसी तरह बचाया जा सके। फिलहाल अभी जी, कितनी गोली लगी है नवा दास को पंकज? ये बताया जा रहा है कि सीने पर भी गोली लगी है, तो इसका कितना खतरनाक असर देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल शिखा, चूंकि जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार उनको 4 से 5 गोली मारी गई है, जिनमें गोलियां सीने में लगी हैं और वो तुरंत लहूलुहान होकर के वहीं ऑन द स्पॉट वहां गिर गए। और वहां उनके समर्थकों ने और उनके जो सुरक्षा के बाकी लोग थे वो उनको गाड़ी में लेकर के और तुरंत आनंद फानंद में हॉस्पिटल के लिए भागे। चूंकि ये एक बड़ा मामला है और सुरक्षा में एक बड़ी चूक के तौर पर देखा जा रहा है। जब भी किसी वीवीआईपी पर्सन का मूवमेंट होता है और किसी प्रोग्राम में जाना होता है तो सिक्योरिटी एकदम टाइट होती है। और उसके बावजूद सिक्योरिटी में ही किसी तरह से इस तरह की घटना जब घट जाती है तो कई सारे सवाल चूंकि अपने आप खड़ी करती है। और नावा दास चूंकि काफी जाने माने मंत्री हैं और पिछले दिनों वो चर्चा में रहे जब वो महाराष्ट्र में एक मंदिर में सोने का कलश चढ़ाए थे। तो नावा दास को ये स्वास्थ्य मंत्री होने के बावजूद और उनका स्पेशल सुरक्षा प्रोटोकॉल होने के बावजूद गोली लगना, ये अपने आप में वहां के पुलिस प्रशासन और वहां के जो विजिलेंस होता है उसके ऊपर कई तरह के सवालिया निशान खड़े कर रहा है कि क्या आखिर क्या कुछ इस कार्यक्रम में इनपुट पहले से क्या कुछ दिया गया था। जो वहां पे एलआईयू के जो जवान लगे रहते हैं, खुफिया जो एजेंसी लगी रहती है, उन्होंने इस तरह का इनपुट आखिर क्यों नहीं दिया था। तो तमाम तरह के सवाल है, लेकिन फिलहाल पुलिस इस मामले में अभी जांच कर रही है। जांच में सब कुछ धीरे धीरे परत दर परत खुल के सामने आएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता पंकज तिवारी जुड़े हुए थे। तो ओडिशा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां स्वास्थ्य मंत्री पर जानलेवा हमला किया गया है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अब रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, लखनऊ एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विमान की इमरजेंसी लैंडिंग लखनऊ एयरपोर्ट पर कराई गई। लखनऊ से कोलकाता जा रही थी फ्लाइट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां एयर एशिया की फ्लाइट से टकराया पक्षी।
बड़ा हादसा होते होते बचा बाल बचा विमान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां लखनऊ एयरपोर्ट का ये मामला बताया जा रहा है। पायलट की सूझबूझ से बचा बड़ा हादसा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता अबुतला जुड़ चुके हैं। अबुतला, बड़ा हादसा होते होते बचा है और पायलट की सूझबूझ से बताया जा रहा है कि ये हादसा टल गया है, इसकी वजह क्या बताई जा रही थी? जी देखिए शिखा, बिल्कुल अगर आपको बता दें तो एयर एशिया की ये फ्लाइट थी जो कि लखनऊ से कोलकाता जा रही थी, और अचानक जब फ्लाइट टेक ओवर करने जा रही थी तभी एक पक्षी है वो फ्लाइट से लड़ गया, जिसके बाद तुरंत उसकी इमरजेंसी लैंडिंग की गई। क्योंकि देखिए एक बड़ा हादसा हो सकता था, बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो फ्लाइट में मौजूद थे, तो इसी वजह से उस फ्लाइट की तुरंत ही इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और तमाम जो उसमें यात्री थे उनको सुरक्षित बाहर निकालकर दूसरे फ्लाइट में शिफ्ट किया गया। लेकिन एक बड़ा हादसा होने से टल गया, क्योंकि अचानक ही जब फ्लाइट टेक ओवर कर रही थी तभी एक बड़ा सा पंछी आके उससे लड़ गया, और जिसके बाद उस फ्लाइट को तुरंत रोका गया और तुरंत तमाम यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और उनको अब दूसरी फ्लाइट से लखनऊ से कोलकाता भेजा जा रहा है। जी शिखा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता अबुतला जुड़े हुए थे। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ एयरपोर्ट का ये मामला है, जहां पे इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और एक बड़ा हादसा जो कि एक पक्षी की वजह से हो सकता था, उससे होते होते बच गया। अब रुक करते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। शिवपाल सिंह यादव को मिली बड़ी जिम्मेदारी, सपा के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए शिवपाल यादव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। शिवपाल सिंह यादव को मिली बड़ी जिम्मेदारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए शिवपाल सिंह यादव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की गई घोषणा। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिवपाल सिंह यादव को जिम्मेदारी मिली है, सपा के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए शिवपाल सिंह यादव। कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य का भी कद बढ़ा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी राष्ट्रीय महासचिव बने हैं। आजम खान, राम गोपाल और तमाम बड़े चेहरे जो कि सपा के बड़े चेहरे माने जाते हैं, राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। इस लिस्ट में आजम खान, राम गोपाल, साथ ही लालजी वर्मा, इंद्रजीत सरोज का भी कद बढ़ाया गया है, राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, पूरी लिस्ट सामने आ गई है, जहां कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता परमानंद पांडे जुड़ चुके हैं। इस खबर पे परमानंद, कहा जा रहा था बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी शिवपाल यादव को, और एक बार फिर शिवपाल यादव का नाम बड़ा चर्चा में आ गया है, क्योंकि शिवपाल को पद दिया गया है। लेकिन जब सम्मान की बात की जा रही थी, तो क्या शिवपाल को जो ये सम्मान दिया गया है पार्टी में, तो क्या शिवपाल के कार्यकर्ता और खुद शिवपाल इस पद से खुश होंगे क्या? जी बता दें शिखा, बहुत पहले से ये इंतजार चल रहा था, और जब प्रसपा का विलय सपा के साथ हुआ और मैनपुरी उपचुनाव के बाद ये सारी घटनाएं घटी, तो ये कहा जा रहा था कि दरअसल शिवपाल यादव का कद जो है वो अब पार्टी में बड़ा होगा। भतीजे अखिलेश चाचा को बड़ी जिम्मेदारी देंगे और आने वाले दिनों में हो सकता है प्रदेश का नेतृत्व भी करते दिखें शिवपाल यादव। हालांकि इन सवालों पर कई तरह के सस्पेंस भी उठ रहे थे। कहा यह जा रहा था कि दरअसल किसी बड़े पद को तो दिया जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसी जिम्मेदारी दे दी जाएगी जो पार्टी में कोई दूसरा फेस हो। जी। अब ऐसे वक्त पर जब शिवपाल यादव को राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया गया है, तो एक हिसाब से शिवपाल यादव के लिए भी उनका कद बढ़ा है। एक हिसाब से उनके साथ जो कार्यकर्ता पार्टी में आए वो खुश भी हो सकते हैं। ये कई लहजे में देखा जाएगा, कई एंगल से देखा जाए कि दरअसल शिवपाल यादव को जिस सम्मान की बात की जा रही थी, कहा यह जा रहा था कि जब पार्टी में आए हैं तो अब भतीजे सम्मान देंगे। इससे पहले एक इंसिडेंट हुआ जब हैदराबाद जा रहे थे अखिलेश यादव, और हैदराबाद जाने से पहले शिवपाल यादव से गए, 1 घंटे तक मुलाकात हुई। 1 घंटे मुलाकात करने के बाद फिर वो हैदराबाद के लिए रवाना हुए। तो भी कहा गया कि दरअसल शिवपाल यादव का जो अपना टाइम आएगा, जो कहा जाता है अब शिवपाल यादव का वो टाइम आ गया है जब भतीजे अखिलेश यादव खुद जाके उनसे सलाह मशविरा करते हैं, उनसे पूछते हैं पार्टी के लिए क्या करना चाहिए, पार्टी का स्टैंड क्या होना चाहिए, और कई तरह के सवाल करते हैं। अब उस सम्मान की बात की जा रही है जिसके वो हकदार थे और जिसको लेकर शिवपाल यादव लगातार
कहते भी आ रहे थे कि दरअसल अगर मैं एक पुराने नेता हूं, नेताजी के साथ उनके संघर्ष के दिनों से जुड़ा रहा हूं, उनके हर सुख दुख का साए की तरह मैं रहा हूं उनके साथ, तो कम से कम इतना रिस्पेक्ट मैं डिजर्व करता हूं कि मुझे पद की कोई लालच नहीं है, मुझे प्रतिष्ठा की कोई लालच नहीं है, बस सम्मान मिले तो मैं पार्टी के लिए बड़ा से बड़ा काम कर सकता हूं। जी, अब सम्मान की यहाँ बात जो तो बात आई, परमानंद करी जा रही थी, लेकिन वही सम्मान बाकी के नेता और कार्यकर्ताओं को भी दिया गया। आजम खान को भी वही पद दिया गया है, राम गोपाल को भी वही पद दिया गया है। और अगर बात करी जाए लालजी वर्मा की, इंद्रजीत सरोज की, तो लगभग कई बड़े नेताओं को वही पद दिया गया है। तो उनमें और शिवपाल में अंतर क्या रह गया? क्योंकि वो परिवार के सदस्य हैं और हमेशा एक साये की तरह वो मुलायम के साथ रहे हैं, और जब जो परिस्थितियां गंभीर थी उस वक्त भी वो अखिलेश के साथ एक पिता की तरह खड़े रहे। देखिए, शिवपाल यादव की तरफ से हमेशा ये कहा जाता रहा है कि ना उन्हें किसी पद की लालच है, ना ही किसी पद के लिए वो पार्टी में आए हैं। वो बस पार्टी में अपने सम्मान के लिए आए हैं। वो पार्टी उनके परिवार की है, उनके बड़े भाई मुलायम सिंह यादव ने खड़ी की है और पार्टी के प्रति हमेशा वो समर्पित रहे हैं। शिवपाल यादव की तरफ से सब पहले भी ये कहा जाता रहा है कि पार्टी में किसी भी पद के लिए वो उनके अंदर वो लालच नहीं। और कई मौकों पर शिवपाल यादव ने वो गरिमा शो भी की, वो अपनी गंभीरता भी शो किए कि दरअसल किसी भी उम्मीद या अपेक्षा के साथ वो पार्टी में नहीं आए हैं। ठीक है, शिवपाल तो उम्मीद के साथ नहीं आए, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं को, उनके समर्थकों को जो प्रसभा में थे उन्हें काफी उम्मीद थी। तो क्या वो खुश होंगे इस पद से? देखिए, बहुत बड़ी बात है ये शिखा की दरअसल उनके साथ जो कार्यकर्ता गए थे उन्हें इससे बड़ी उम्मीद रही होगी, या ये कह लें कि राष्ट्रीय महासचिव का पद भी कोई छोटा पद नहीं है। लेकिन ऐसे वक्त पर जब पार्टी में उनके साथ शिवपाल यादव के साथ जहां देखिए अगर तो किरणमय नंदा है, जहां पर आजम खान है, जहां पर बलराम यादव हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को, विशंभर निषाद को, अवधेश प्रसाद को, इंद्रजीत सरोज, ऐसे सरीखे नेताओं के समकक्ष लाकर शिवपाल यादव को खड़ा कर देना और फिर कहना कि हमने शिवपाल यादव का सम्मान किया है, ये सवाल उठ सकता है उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से कि दरअसल जो आम कार्यकर्ता या आम जैसे कुछ बीजेपी से निकल कर आए, कुछ बसपा से निकल कर आए, अभी सपा ज्वाइन किए हैं और ज्वाइन करने के बाद उनको राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया गया, वहीं पर शिवपाल यादव को भी महज राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया गया। तो ये जरूर उनके कार्यकर्ता सवाल उठा सकते हैं, उनके चाहने वाले ये कह सकते हैं कि जिन नेताओं के साथ लाकर शिवपाल यादव को खड़ा कर दिया गया है वो महज एक कार्यकर्ता थे, वो पार्टी के साथ अभी जल्दी जुड़े थे और उनकी हैसियत के बराबर लाकर शिवपाल यादव को खड़ा किया गया है। ये सवाल शिवपाल यादव के समर्थक कर सकते हैं। ऐसे में अगर शिवपाल यादव की तरफ से कहा जाएगा कि नहीं भैया ये बहुत बड़ा पद है, राष्ट्रीय महासचिव हमको बना दिया गया और अब राष्ट्रीय जिम्मेदारी मिली, तो राष्ट्रीय जिम्मेदारी मिलने के साथ साथ जब जिस जगह पर आज स्वामी प्रसाद मौर्य खड़े हैं उसी जगह पर शिवपाल यादव भी खड़े, तो यहाँ पर सम्मान क्या हुआ शिवपाल यादव का, शिवपाल यादव के पद में जो बढ़ोतरी हुई, उनका कद बढ़ा, तो किस तरह बढ़ा, ये सवाल कहीं ना कहीं कार्यकर्ता उठा सकते हैं शिखा। जी परमानंद, स्वामी प्रसाद मौर्य का कद भी बढ़ाया गया है, उन्हें भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। इस पे भी कई बड़े सवाल उठते हैं क्योंकि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं, उनकी वजह से पूरी की पूरी सपा विपक्षियों के निशाने पर है। अगर बात करी जाए तो लगातार राजनीति गरमा रही है उनके बयान से, और इधर उनका पद बढ़ा देना, किस तरह का संदेश जा रहा है सपा की तरफ से? शिखा, एक तरह से देखा जाए तो जितना भी ये जो कुछ चल रहा है आज के समय पर, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा जा रहा हो या पार्टी के और भी कार्यकर्ताओं की तरफ से कोई भी बात कही गई हो, आप देखिए कि अखिलेश यादव भले ही उसका उत्खंडन नहीं कर रहे हैं लेकिन मौन समर्थन जरूर है उनका। स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ अखिलेश यादव का जो झुकाव है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है ऐसे मौके पर जब स्वामी प्रसाद मौर्य चिल्ला कर कह रहे हैं, बार बार बयान दे रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दरअसल रामचरितमानस की वो जो चौपाई है जिसमें महिलाओं का, शोषित पिछड़े समाज के खिलाफ जो षड्यंत्र चला उसके खिलाफ मैं हमेशा खड़ा हूं, मेरा स्टैंड वही रहेगा।
ऐसे समय पर अखिलेश यादव की तरफ से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया ना आना, उल्टा स्वामी प्रसाद मौर्य को कल अपने ऑफिस पर बुलाकर उनसे बातचीत करना, और बातचीत करने के बाद जब स्वामी प्रसाद मौर्य बाहर निकलते हैं तो वो फिर बड़ा ऐलान करते हैं। वो कहते हैं कि अब इसके बाद जो जातीय जनगणना है उसको लेकर भी हम लोग प्रदेश स्तर तक जाएंगे, इसको लेकर आवाज बुलंद करेंगे। यानी कि अखिलेश यादव के से मिलने के बाद जातीय जनगणना को तेज ये मोमेंट लाना। इससे पहले आप देखिए कि जब ओम प्रकाश राजभर पार्टी में जुड़े, वो भी इसी मुद्दे को लेकर आए थे कि दरअसल मैं अखिलेश यादव के साथ जाऊंगा तो जातीय जनगणना जरूर इसकी मांग उठेगी, और अगर सरकार बनी तो इसको लागू भी किया जाएगा। उस वक्त ये सक्रियता नहीं थी, उस वक्त इन चीजों पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया। अब ऐसे मौके पर समाजवादी पार्टी की तरफ से सारी चीजों को लेकर अब ये सवाल उठ रहा है। दूसरी चीज, जब आप देखिए अखिलेश यादव कल गए थे मां पीताम्बरा मंदिर, वहां उनका विरोध हुआ। वहां पर हिंदू महासभा कार्यकर्ता थे, कहा जाता है बीजेपी कार्यकर्ता भी थे, और वो लोग उनको काले झंडे दिखाए, उनका विरोध किया। उसके बाद जो मीडिया से अखिलेश यादव ने जो जवाब दिया उसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा हम लोगों को उन्होंने कहा शूद्र मानती है और हम लोगों को नहीं चाहती कि मंदिर, यानी कि यहाँ भी एक अटैक। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य चौपाइयों का हवाला देकर सीधे रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसे ग्रंथों को हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए। वहीं अखिलेश यादव सीधे बीजेपी पर यह हमला कर रहे हैं कि दरअसल ये लोग हमको शूद्र मान रहे हैं, हमको मंदिर नहीं जाने दे रहे हैं, ये हमारा शोषण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इशारा साफ है कि आने वाला जो मिशन होगा समाजवादी पार्टी का, वो उन पिछड़े और दलित वोट बैंक पर उनका निशाना है, और आने वाले वक्त में ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। आप अगर देखें तो अखिलेश यादव के बातों में अब लोहिया से ज्यादा अब बाबा साहब अंबेडकर की चर्चा होने लगी है। अगर आप यानी मायावती के वोट बैंक को अपनी तरफ लाने की पूरी कवायद कर रहे हैं अखिलेश यादव। और जिस तरह से बीजेपी हमेशा राम मंदिर का, राम का और हिंदुत्व का सहारा लेकर चलती थी, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए उसी पे चोट करते हुए इस बार अखिलेश नजर आ रहे हैं। तो यानी कि अगले चुनाव पूरा का पूरा हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा परमानंद। जी बिल्कुल, ये अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को बखूबी पता है कि आने वाले चुनाव में हिंदुत्व मुद्दा होगा, राष्ट्रीय एकता मुद्दा होगा, सनातन मुद्दा होगा, और मंदिर ये जो चाहे वो काशी में हुआ हो, चाहे महाकाल में हुआ हो, चाहे मथुरा का प्लान किया जा रहा हो, ये विपक्षी दलों को भी समझ में आ रहा है कि आने वाले दिनों में जो सबसे बड़े मुद्दे होंगे, जो सबसे बड़ी चुनौती होगी, वो हिंदुत्व होगी, वो सनातन होगा, और उससे कैसे निपटा जाएगा। उत्तर प्रदेश में दरअसल अखिलेश यादव की यही रणनीति है कि जो ये पिछड़े दलितों का वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं रामायण और सनातन को थोड़ा सा इस पर कमेंट कर दिया जाए, इसकी चौपाइयों के सहारे उन पिछड़े दलित वोट बैंक को अपनी तरफ लाना चाह रहे हैं, ताकि हिंदुत्व वाले मुद्दे की काट अपने पास रखी जा सके। अगर उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलित और ओबीसी समाज पूरा अखिलेश यादव के समर्थन में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा डैमेज होगा और समाजवादी पार्टी के लिए सीधा फायदा होगा। अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में पसमानदा मुस्लिम्स जो हैं वो बीजेपी की तरफ उनका झुकाव बढ़ रहा है, और बीजेपी लगातार उस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में भी है। ये चीज अखिलेश यादव को भी पता है कि अगर पसमानदा मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे देगा तो वो वही वोट बैंक है जिसका सीधा समर्थन समाजवादी पार्टी को मिलता रहा है। अब अगर ये बड़ा वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ तो उसके बैकअप के लिए समाजवादी पार्टी के पास पिछड़े दलितों का एक बड़ा वोट बैंक होना चाहिए। आप ये भी देखिए कि बीएसपी का जो राजनीतिक जमीन है, जो राजनीति बीएसपी करती आई है, उसका ज्यादातर वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है, और वो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी की ताकत बढ़ी है। इसी को देखते हुए अब समाजवादी पार्टी एक नया पैंतरा अपना रही है। ये जो जितनी भी घमासान मची है, ये सिर्फ आने वाले चुनाव के लिए है। चुनाव के बाद ये सारी चीजें फिर ठीक होंगी, विचारधाराओं का फिर से मिलन होगा, फिर सारे राजनीतिक दल एक कुर्सी पर बैठकर हाथ मिलाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो बड़े बड़े बवाल मच रहे हैं, ये 2024 आते आते ये अभी और बढ़ने वाले हैं शिखा, और ये निशाना कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का सिर्फ
पिछड़े दलित वोट बैंक को लेकर है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता परमानंद पांडे जुड़े हुए थे। तो आज बड़ी जिम्मेदारी दी गई है नेताओं को, कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। तो इसमें शिवपाल का नाम भी शामिल है, आजम खान, राम गोपाल का नाम भी शामिल है, जिन्हें राष्ट्र महासचिव बनाया गया है। फिलहाल इन बड़ी खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।